क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 20 मार्च का करंट अफेयर, दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। और यूपीएससी के लिए मोस्टली यहाँ पे फोकस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर ही। ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से भी जो इंटरलिंकिंग का तरीका है उससे सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ज़्यादा टाइम तक याद भी रख सकते हो। जो टॉपिक्स हैं आज के वो है हमारे इब्सा। इब्सा क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का वीमेंस का फोरम, एक वीमेन मंच बनाया गया। क्या क्या बातें हुई वहीं अब की जो है वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। उड़ान 4.1 चालू हो गया है। उड़े देश का आम नागरिक, याद होगा आपको। इसमें क्या है कि छोटे छोटे और जो आपके एयरपोर्ट्स भी हैं उनको आपस में जोड़ना है, साथ ही साथ सी पोर्ट्स और हेलीकॉप्टर पैड भी अब इसमें जो है जोड़े जा रहे हैं। ठीक। एमएमडीआर का संशोधन कर दिया गया, विधेयक 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में बहुत पूछता है। ठीक। और अगर कोई नई संस्था बनाई हो, कोई बनाया जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंडिया ने कमीशन कर लिया आईएनएस ध्रुव। ये काफ़ी, इसके बारे में चर्चा कुछ हुई नहीं, चुपके से कर लिया गया क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास आई है और भारत पांचवा देश है ऐसा। ठीक। यहाँ तक कि यूके के पास भी नहीं है, जो कि परमानेंट मेंबर है सुरक्षा परिषद का यूएन में। ठीक। इटली ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो कि इंडिया और फ्रेंच के द्वारा चालू किया गया था। इसमें एक नया जो है वो आ गया है, फ्रेमवर्क आ गया है, जिसमें कह दिया गया है कि विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर और कर्क रेखा से, कर्क और मकर रेखा से जो है कि बीच में ही नहीं, जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन सब के लिए मेंबरशिप ओपन हो गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ठीक। और आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहो यार, कुछ भी हो जाए, आपको अगर नहीं चाहोगे तो आपको कोई भी जो है वो दुख ही नहीं कर सकता। ठीक। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज़ द जर्नी। आप कभी ये मत सोचो कि यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं, आप जब चलते हुए आपका जैसा जो है एटीट्यूड है, जैसे आप चीज़ों को देखते हो, अपना उससे टैकल करते हो, उस हिसाब से ही आपको हैप्पीनेस मिलती है। ठीक। आपने पता चला गए, आपने देखा अरे यार सड़क पे गद्दे बहुते पर रोने लगे, ऐसा थोड़ी ना है। उसके किनारे उससे बच के निकलो, खुश रहो। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस मिल सकती है, ये वाली बात है। और दूसरा क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे। ठीक। गौरैया दिवस। गौरैया बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी, और पेयर में रहती है, ये बहुत ही सुंदर होती है, इसको चावल वावल दिया करिए प्लीज़। और आजकल, पहले क्या होता था कि जो घर होते थे उसमें कुछ गैप रहते थे तो उसमें रहती थी। अब जो सीमेंट वाले घर रहे हैं उसमें जो है इनको रहने के लिए मिलता नहीं है। इंसानों के काफ़ी करीब ये हमेशा से रहती आई है। दिल्ली की ये स्टेट बर्ड भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक। तो ये काफ़ी अच्छे दिवस हैं 20 मार्च का, और इन्जॉय करिए, खुश रहिए। खुशी खुद अंदर से होती है, बाहर से सिर्फ दुख मिलता है। अगर आप अंदर से खुश रहना चाहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, ध्यान रखना हमेशा बात। ठीक। और ये कोई मैं ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, ये वाकई में असली बात है। यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 856488053096960889 पे कॉल करके। ठीक। देखिए पहला हमारा क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वीमेन फोरम। इंडिया, इसकी ये देख लीजिए। अब आप लोग के लिए मैपिंग आज ये है कि आप लोग को देखना है कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा, और ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाई, लेकिन आप लोग को देखना है कहाँ कहाँ से पास होती है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको जो है ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से पास हो रहा है। अरे ये तो बहुत ही गलत बन गया, रुक जाओ, यहाँ से। ठीक है ना, थोड़ा सा गलत बना लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये आपको देखना है कहाँ कहाँ से पास होती है, ये आपकी आज की मैपिंग की एक्सरसाइज है। अब देखिए छठा एडिशन था और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। वीमेन सब लोग आके बैठ के उन्होंने जो है बातें करी, और इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है आपका महिला और बच्चों वाला मंत्रालय ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो है यही चीज़ें बताई गई कि भैया हमें किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, पॉजिटिव सेंस में। ठीक। और किस तरीके से महिलाएं खुद इस चीज़ को लेके आए। मतलब एक चीज़ समझना, लोग कहते हैं एम्पावरमेंट, लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए लॉ बना देना, लॉ बनाने से कुछ नहीं होता है यार। लॉ को एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए लोगों में। ठीक। देखो दो चीज़ें होती है मेरे हिसाब से, एक होता है लॉ, दूसरी होती है हैबिट। ठीक। हैबिट जो है आपकी कल्चरल सोशल उसके वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। लॉ होता है कानून के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बनाया हुआ। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन
अगर हैबिट में ये है कि लॉ आपने कुछ भी बना लिया कि भैया स्पीड ब्रेकर आए तो आपको रुकना है, या फिर रेड लाइट हो तो जो है आपके अंदर हैबिट है कि तुरंत उसको जो है पार कर जाओ, तो लॉ चाहे इतने बना लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस लॉ बनाओ, उसकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे करा ले जाओ, उसके लिए आप लोग को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जो है एक दंड मतलब रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, रिवॉर्ड भी देना चाहिए, जहाँ पे आपको ये लगे गलत हो रहा वहाँ पे पेनलाइज भी करना चाहिए, पेनल्टी भी लगानी चाहिए। तो आपका जो है लॉ बनाने के साथ साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। महिलाओं जो है लॉ लॉ का यूज़ करें, लॉ को जो है अकाउंटेबिलिटी उसके जवाबदेही भी लोगों को बनाएं, और साथ ही साथ अपने डिसीजंस खुद ले सकें आराम से, बिल्कुल ठीक। और लॉ ऐसे भी होने चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल हो, ठीक। सिर्फ महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के संवर्धन के लिए लॉ बना देना ही ठीक नहीं है, न्यूट्रल भी होने चाहिए। आजकल ये भी देखा गया है कि कई सारी महिलाएं जो है गलत उपयोग करती हैं जो महिलाओं के लिए लॉ बनाए गए उनके सशक्तिकरण के लिए। और इसकी वजह से क्या है कि पूरा जो एक डिबेट है और पूरा जो एक मतलब एक बनाया गया है, सिस्टम बनाया जा रहा है फेमिनिस्ट लोगों के द्वारा कि भैया लॉ के जरिए जो है जेंडर एम्पावरमेंट हो, वो डिफीट हो जाता है। कई लोग फालतू में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये कुछ ही लोग हैं, लेकिन होता ना एक तालाब नहीं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली चीज़ें भी। तो एक बैलेंस चाहिए, लॉ भी ऐसे बनाओ कि महिला खुद से उसको जो है उसको इन्फोर्स भी करा सकें, जवाबदेही भी उसमें हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, और अपने डिसीजन खुद ले और उसको इन्फोर्स भी करा सकें। ये होती है असली मीनिंग एम्पावरमेंट पे। इस पर मैंने क्यों टाइम दिया, इससे एससे भी आता है, कई सारे एग्जामिनेशन जो है उसमें सब में एससे आता है, और ये वाला मेंस में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इंडिया आपका जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी वाले में, ठीक। तो यही सारी चीज़ें, वायलेंस नहीं होना चाहिए, और कुछ सिस्टम, कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाओ, कुछ ऐसी रणनीति बनाओ कि उनका जो है जेंडर इक्वालिटी हो, समानता आ सके, ठीक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हो आपका 5 वाला कौन सा, जेंडर इक्वालिटी पे ही तो है, बताना जरा आप लोग कमेंट करके। SDG 5 है ना, ठीक। और वॉइस अपनी उठा सकें, और जो है जेंडर इक्वलिटी इकोनॉमिक सेंस में होनी चाहिए, अच्छी जो है आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए उनका, ठीक। एफर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने काफ़ी अच्छा किया है। ये इप्सा वाली जो हमारी मीटिंग हुई उसमें कहा गया है किससे, कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन दी, मास्क दिए, सैनिटाइज़र दिया, PPE किट दी है। इप्सा क्या है, एक ट्रायलेटरल कॉपरेशन है, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं आपका। देखो ना, एक एक तो साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीका से है, और इंडिया एशिया से है। बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी इकोनॉमीज़, आर्थिक भी काफ़ी बड़ी इसमें वो है। और ये 3 पार्टनर्स करते हैं आपका डेवलपिंग प्लुरलिस्टिक, यानी कि आपका बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, ठीक, कल्चरल, एथनिक, लिंगुअल और रिलीजियस नेशंस। काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छा वो है, एक मोज़ैक है, ठीक। मोज़ैक EPFO के लिए वर्ड है, बताइए इसका सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड डिस्टेंस सेंटेंस मेकिंग, सॉरी, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए ग्रुपिंग जो है ये आपकी ब्रासीलिया डिक्लेरेशन आया 2003 में, जब ये तीनों लोग के फॉरेन मिनिस्टर जाके मिले 6 जून 2003 में, तो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन आया, उससे क्या बना, इप्सा। और ये बताइए आप लोग के लिए, चलिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स जो नेशंस हैं जिसमें 5 कंट्रियाँ, रशिया और चाइना और जोड़ दो अगर, तो ये कब बना, इसके बारे में नोट लिखना है, आपके लिए होमवर्क है आज, याद करिए इसे, ठीक। ब्रिक्स, ये बिम्स्टेक, ठीक, सार्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको जो है आपको आना चाहिए। इप्सा हो गया, ठीक, एशियान, ठीक है। और इप्सा जो है इंक्लूसिव, समावेशी जो है सतत विकास पे विश्वास करता है। सब लोग होने चाहिए, सारे नागरिकों का जो है वेलबींग होनी चाहिए, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है सबका, विकासशील देश हैं, सबका जो है उन्नति होनी चाहिए। अगली स्कीम है उड़ान 4.1। 19 अभी देखिए क्या चल रहा है, इंडिया के 75 साल होने वाले हैं स्वतंत्रता के, तो आज़ादी का अमृत जो है महोत्सव चालू है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसने कहा है, प्रपोज किया है, प्रस्ताव रखा है कि हम 392 रूट और जोड़ेंगे उड़ान के अंतर्गत, ठीक। इसकी इनका मतलब फोकस क्या है, जो छोटे आपके हवाई अड्डे हैं, स्पेशल हेलीकॉप्टर और सी प्लेन रूट्स, ठीक। जैसे अंडमान निकोबार में क्या है, सी प्लेन रूट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक। आपका अभी कहाँ पे भी चला था, ये गुजरात में चला था, बताइए कहाँ, क्या लोकेशन थी, ठीक। मोदी जी खुद बैठ गए थे उसमें। एडिशन टू डीज मतलब पहली वाली में इनॉग्रेट करने के लिए, ताकि लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक। टेक इट पॉजिटिवली। तो देखिए एडिशन टू डीज सम न्यू रूट्स, इसमें जो है सागरमाला सी प्लेन सर्विस में डाला गया है। अच्छा, ये सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत है, ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में नहीं है।
और जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं एयरप्लेन की स्मॉलर सिटी और एयर स्ट्रिप्स पे जोड़ने की बात करी जा रही है। आपका जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट, इसके ऑपरेशंस को भी इसमें जोड़ा जाएगा। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रीजनल, इसका नाम वैसे उड़ान का क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय जो है उनके आपस में जो है कनेक्ट करने के एक स्कीम है। इसको उड़े देश का आम नागरिक का बोला गया है। ठीक, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये उड़े देश का आम नागरिक, इसका अगर इंग्लिश में अनुवाद करें तो क्या होगा, फ्लाई फ्लाई मैंगो सिटीज़न, नहीं आम नागरिक, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो भी लोग हैं, जितने भी है, कॉमन मैन भी उड़ सके। इन्होंने एक जो पहले शायद या अभी भी होंगे सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाला बंदा भी उड़ान एरोप्लेन में उसको जाने का भी मौका मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको किया था एयर ट्रेवल जो है काफ़ी सस्ता बनाने के लिए और काफ़ी व्यापक बनाने के लिए, सभी जगहों को जोड़ा जाए। 15 जून 2016 में चालू हुआ है। ठीक, और इसको जो है ताकि इसे समावेशी जो है राष्ट्रीय आर्थिक ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है वो बढ़े। ठीक, 325 रूट, 56 एयरपोर्ट, 5 हेलीकॉप्टर और 2 जो है वाटर एयरड्रम्स, इसमें सी प्लेन वाले उड़ते हैं। ये सब अभी ऑपरेशनलाइज हैं, संचालित है। पहला जो आपका उड़े देश का आम नागरिक हुआ था वो 2017 में चालू हुआ था। ठीक, 6 एयरपोर्ट, इसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया गया था। ये कहाँ कहाँ से डिस्ट्रिक्ट, ये कौन कौन से स्टेट में बताइए। ठीक, शिलोंग, दीमापुर हो गई, और उसके बाद इम्फाल, सिलचर, aizawl और अगरतला। उड़ान 2.0 जो था वो आपका 43 यानी 43 एयरपोर्ट हेलीपैड को जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट वाले। और उड़ान 3.0 जो था ये आपका कनेक्ट करता था महाबोधि टेम्पल बिहार में, कहाँ पे, बोधगया में, अजंता एलोरा, हम्पी कर्नाटका में। इन सबको टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जोड़ने की बात करी गई थी। ठीक, तो इससे देख रहे हो टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। और टूरिज़्म किस टाइप की होती है इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री होती है, सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है बताइए। ठीक, और फुटलूज इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, फुट लूज इंडस्ट्री का क्या मतलब है बताइए। ठीक, और अभी जो 4.0 चालू करने की प्रस्ताव रखा गया है, इसमें नॉर्थ ईस्ट आपका भारत का उत्तर पूर्वी इलाका और पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आइलैंड्स ही है जिसमें आपका दमन एंड दीव पे और सी प्लेन और वो सब चालू होगा। ठीक है, अगला जो हमारा ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MMDR संशोधन बिल आपका 2021। जो कोल और माइंस के मिनिस्टर हैं, आपका खान खनन होगा, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं, उन्होंने कहा है कि मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को जो है इंट्रोड्यूस किया इन्होंने लोकसभा में, और कहा है कि जो भी नवीकरणीय होंगी ये प्रक्रिया जो ऑक्शन की प्रोसेस है कि मिनरल्स और कोल माइनिंग राइट्स के, भैया कोई जगह है, ठीक, कई सारे, अब कौन किस पे कोल खुदाई करेगा वो उसके लिए जो है सरकार वो देती है, लाइसेंस देती है। तो अब जब फिर से लाइसेंस देगी तो ऑक्शन होगा। ऑक्शन किस तरीके से होगा, क्या होगा, रिन्यू कैसे, जो जिसके पास ऑलरेडी लीजेस हैं उसको जो है फिर से रिन्यू कैसे किया है, कि ये सारी चीज़ें अभी इस वाले लॉ के अंतर्गत होगी जो लोकसभा में अभी पेश किया गया, ये बात कही जा रही है। अब देखो ये सब अलग अलग खदान की जगह है, ये भारत का रिसोर्स है, और भारत के रिसोर्स DPSP में कहा भी गया है कि जो रिसोर्सेज होता है वो जनता के लिए यूज़ होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। तो ये सब खदान होनी चाहिए, कोई भी जाके इसमें यहाँ कोयला लेके नहीं भागने लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया MMDR ये वाले जो है इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में जरूर आते हैं और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया था, तो उन्होंने पूछ लिया था कि मेरे ख्याल से 2016 की बात है, उन्होंने पूछ लिया था कि ये बताइए किस लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये चीज़ है। अब अभी जो चेंज हुए हैं, प्रमुख बदलाव क्या है समझ लेते हैं। अब देखो ये लिखा तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो भी कोई कंपनी या इंडस्ट्री या सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज या जो भी है, ठीक, उसने मान लीजिए ये जगह ले ली कि हम यहाँ से कोयला खोदेंगे और हमारी जो है पावर बनाने की इनफैक्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर जो है मान लीजिए कुछ एल्युमिनियम बनाने की, या जो भी है हम यहाँ से कोयला निकाल के अपना यूज़ करेंगे। तो अब इन्होंने यहाँ पे कहा है संशोधन करते हुए कि भैया तुम अपने लिए यूज़ करो, ठीक, और उसके बाद तुम जो है बाकी चाहो तो 50% तक कोयला, मतलब मान लीजिए इनको जो खपत थी 50 किलो की थी, इन्होंने 100 किलो निकाला,
ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं संशोधन के बाद में कि जो भी तुमने प्रोडक्शन किया 100 किलो, ठीक, तो 50 तुम्हारा खुद का, तुमने खुद यूज़ कर लो, 50 किलो तक या फिर 50% तक आप जो है स्टेट को रॉयल्टी दे दो। ठीक, एडिशनल रॉयल्टी दे दो। जो भी लीज वीज का पैसा वो तो आपने दे दिया लाइसेंस लेने का, इसके अलावा आप जो है स्टेट को रॉयल्टी दे दो। और जिसको भी ज़रूरत है अपना एंड यूज़ निकालने के बाद, जो भी आपकी ज़रूरत है उसके निकालने के बाद आप बाकी जो है बेच सकते हो मार्केट में, जिसको भी ज़रूरत है उसको दे दो। ठीक, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्या है, ये जो जगह थी इसने खुद अपना जितना था उतना, पहले क्या होता था कि भैया 50 जो होता तो 50 ही लगाए निकाला। अब क्या है कि अब ये ज़्यादा खनन कर सकता है, ज़्यादा जो है वो निकाल सकता है, और जो बाकी इसकी अपने यूज़ करने के बाद और बाकी जो इसको बेचना है मार्केट में, उसके लिए क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी नाराज़ ना हो जाए, उसके लिए स्टेट को जो है अपनी रॉयल्टी दे दी और भैया अपना बेच दिया। साथ ही साथ अब इसमें जो अगला संशोधन है वो ये कहा, मतलब इसी के अंदर एक धारा में बोला गया है कि जो सेंट्रल पब्लिक जो आपकी इंटरप्राइज होगी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो होंगी, ठीक, केंद्र की पब्लिक यानी कि सार्वजनिक सेक्टर जो आपकी इंटरप्राइज है, उनके लिए कितना रॉयल्टी देना है ये फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाले जो थे प्राइवेट वाले जो फर्म्स थे, बाकी लोग, इसमें ये बोला ना सरकार ने यहाँ संशोधन करते हुए कि आपको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी स्टेट को। तो यहाँ पे रॉयल्टी कौन सेट कर रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है स्टेट सेट कर रहा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सीपीएसई वाले होंगे उसमें इस विधेयक के ये बिल के द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे फिक्स होगी, मतलब उससे ज़्यादा स्टेट जो है अपने रेवेन्यू राजस्व के चक्कर में और ज़्यादा रॉयल्टी नहीं मांग सकता है। इस पे थोड़ा सा विवाद हो रहा है। ठीक, और जो ऐसा बोला था कि जहाँ जिस स्टेट में केंद्र की सरकार अलग है और उस स्टेट की सरकार अलग है, वहाँ पे जो है लिटिगेशन होगा, याचिका दायर की जाएगी। और चूंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच का जो है मुद्दा है, तो ये क्या बोला जाएगा, संघवाद का मुद्दा माना जाएगा, फेडरल इशू माना जाएगा। और इसलिए कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में ही फेडरल इश्यूज के कोर्ट जो इस मुद्दे होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनका एडजुडिकेशन कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। सब समझ रहे हो ना? इंटरलिंक करके पढ़ना जरूरी है। ठीक, ये चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते आ जानी चाहिए। रोज मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने हो चुके हैं। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अब वही क्या हो रहा है यहाँ पर कि वही जो भी आपका फिक्स कर देगा रॉयल्टी। और ये कहा गया है बिल में, उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि जो पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से ऑक्शन होगा या फिर से ऑक्शन कराना है किसी माइनिंग लीज को देने के लिए, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। ठीक, अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है ऑक्शन को कराने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए कहा गया कि अप्रैल से जून तक के बीच में जो है स्टेट वालों आप करा लेना, माइनिंग लीज वाले ऑक्शन करा लेना। अगर वहाँ नहीं करा पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ये पावर आ जाएगी कि वो ऑक्शन करा सकता है माइनिंग लीज देने के लिए। ठीक, और ये जो डाला गया है प्रावधान, ये सेंटर और स्टेट के बीच, मतलब जब ये किया जाएगा तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वार्तालाप होगी और कंसल्टेशन होगा, उसके बाद डाला गया है। ठीक है, ये चीज़ है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, वही है कि ज़्यादा कर सकता है आउटपुट, जितना उसका यूज़ है उसका ज़्यादा जो है खनन करके उसको मार्केट में बेच सकता है। कई लोग ने ये भी कहा है कि जो एडिशनल सीपीएसई जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उसको फिक्स क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे तो स्टेट का जो है राजस्व या फिर रेवेन्यू का लॉस है, ट्रांसपेरेंट। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ कि इस तरीके से ये जो है चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं लॉ में, ये बिल में, तो जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और लोग जो है पारदर्शिता अब काफ़ी आ गई, तो अब चेंज नहीं हो सकती। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को जो है फेवर करती थी, मतलब फेवरेटिज्म चलती थी, नेपोटिज्म चलता है, करप्शन एक तरीके से। तो वो जो उनके जो बिडर्स होते थे जिनसे उन्होंने अंडर हैंड ले लिया हो या जो भी हुआ हो, तो उनको ही दिलवाने की कोशिश करते थे। और अगर मान लो दूसरे को मिल गया तो कैंसिल करवा देते थे ऑक्शन को। तो ये सब अब नहीं हो पाएगा। और लीगल चैलेंजेस, जैसा मैंने बताया कि जो केंद्र सरकार में जिनकी सरकार है और जो राज्य में जिनकी सरकार है, अगर वो अलग हुई तो वहाँ पे याचिका चलेंगी काफ़ी। और चूंकि ये फेडरल वो है इशू है, तो ये संघवाद का इशू है, तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, और फेडरल इशूज जो होते हैं वो देखो सेंटर स्टेट के बीच में हो सकते हैं सेंटर और कुछ स्टेट और बाकी स्टेट भी हो सकते हैं, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये नहीं है कि सिर्फ केंद्र और स्टेट के बीच में होता है। ध्यान, ये इसको मतलब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इंडिया ने कमीशन कर लिया आईएनएस ध्रुव, ये काफ़ी चुपके से इंडिया ने रखा है। क्यों?
क्वाइटली कमीशन कर दिया गया चुपचाप अपने अपने महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत, ठीक, ओशियन सर्विलांस और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। तो इससे समझ रहे हो कि ओशियन में क्या चल रहा है, पूरा ओशियन है, क्या क्या कौन आ रहा है, किस हिसाब से कौन से युद्धपूत हैं, क्या है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक भी कर सकेगा ये आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव क्या करता है, ओशियन सर्विलांस और न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक कर लेता है, ठीक। अब आपको बता दूं एक रोचक बात, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसके जो न्यूक्लियर जो मिसाइल हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो हमेशा पानी के नीचे चलते रहते हैं आपके सबमरीन के थ्रू। कभी सुना है ये कि नहीं सुना? और ये किसी को नहीं पता होता है कि, और कई सारे, कि किस समय कहाँ पर कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब, किस वाले पे सबमरीन में न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं है, ठीक। तो ये काफ़ी मतलब वो रहता है। तो इस तरीके से ये मतलब इनको कितना वो कर पाएगा देंगे वाली बात है, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल को आपका ट्रैक तो कर सकता है। अगर ट्रैक कर लेगा तो ये अच्छा है ना इंडिया के लिए। हमें पता है कि यहाँ पे ये वाले युद्ध पोत में जो है न्यूक्लियर मिसाइल छुपी हुई है, या फिर बाकी जगह भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल कहाँ पर है, तो हम उससे सतर्क भी रह सकते हैं और चाहें तो भैया उसको निस्तनाबूद भी कर सकते हैं, ठीक। ये वाली चीज़ है, तो हमारा ये काफ़ी मदद करेगा। 5वीं कंट्री इंडिया बन गया यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना के बाद में, ठीक। जिसके बाद ये ऐसी ट्रैकिंग वेसल निगरानी वाली बन चुकी है। इसका नाम क्या है, 11184 VC 11184, यानी कि 11184। और ये अक्टूबर 2020 में हो गया था कमीशन, ज़्यादा पब्लिक किया नहीं गया, हम यहाँ पे पब्लिक कर दे रहे हैं। और इसको डेवलप किया है NTRO ने। ये आप लोग के लिए आज जो है वो है, आप लोग के लिए होमवर्क काफ़ी है आज, कल नहीं दिया गया था, कई लोग बोल रहे थे लो आज ले लो भरमार। NTRO, ठीक, NSA, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंतर्गत ही आता है, NSA और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक। ये 3 आपको करने हैं, अच्छा ठीक है। और कौन सा था, और स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क कमांड, ठीक। ये 4 आपको करने हैं। NTRO ये NSA के अंतर्गत ही है, इसलिए इसको करा दिया गया है यहाँ पर। नेशनल कमांड, ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क कमांड, ठीक, इसको करना है। अगर कुछ मैंने वर्ड इधर उधर हो गया हो तो देख लेना, ये सब आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक। और NTRO का और DRDO ने मिलकर बनाया है इंडियन नेवी के साथ, इन तीनों ने मिलकर बनाया है इसे। और इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, विशाखापट्टनम। 725 करोड़ रुपया लगा है। और ये ट्रैक कर लेता है मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी रखता है। 15,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है, ठीक, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलती है, और क्रूज मिसाइल जो है ज़मीन के साथ में पैरेलली चलती है, ठीक। तो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है इसके लिए काफ़ी प्रभावशाली है ये। और इसमें 14 मेगावाट का जो है पावर जनरेट होता है, और ये राडार की तरह काम करता है। पूरे जगह वो छोड़ ऐसे ऐसे भेजेगा, ठीक है, पूरी जगह जो है इसकी वो जाएंगी किरणें, और फिर उसमें से देखेगा यहाँ पे मान लिया टकरा गया तो यहाँ से वापस आएंगी, फिर इसको ट्रैक करेगा, अच्छा यहाँ पे कुछ है, ये ऐसे होता है। इसको डॉपलर शिफ्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कई लोगों ने, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसको डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। विल हैव मल्टीपल रोल्स, ट्रैकिंग एनिमी मिसाइल को ट्रैक करेगा। एनिमी कौन है अपना, एक ही तो है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक, भौंकता बहुत है। इंडिजिनस स्ट्रेटजिक मिसाइल जो है, और हेलीकॉप्टर डेक इस पे बना हुआ है, और हैंगर भी है इस पे, और 300 लोग भी इस पर काम कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें जो है 9,000 किलोवाट के इंजन है, और इसकी स्पीड 21 नॉट्स तक जा सकती है। NTRO जो है ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक। टेक्निकल जो है प्रौद्योगिक जो है आपकी इंटेलिजेंस खुफिया तकनीकी खुफिया एजेंसी है। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। ये 2004 में बनाया गया था। इसकी ही एक ब्रांच क्या है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी मतलब जो है सॉफ्टवेयर, और इसमें इनक्रिप्शन कर देते हैं ना, ताकि कोई खोल ना पाए। जैसे व्हाट्सएप बोलता है आपका कि जो है आपका एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, मतलब आप जो मैसेज देते हो वो जिसको भेजते हो बस वो देख पाता है, आप देख पाते हो, बाकी बीच में कोई नहीं देख पाता है। हालांकि ये देखा गया है कि जब कोई कांड होता है तो सारे मैसेज लीक हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक। तो ये वाली बात है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आता है, NTRO के अंतर्गत। और ये ऐसा पहला है एशिया के अंतर्गत, ठीक। चाइना तो बताएगा नहीं उसके पास है ऐसा कि नहीं है। NTRO हैज़ द सेम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जैसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत के अंदर जो है इंटेलिजेंस को ध्यान देता है, और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारत के बाहर इंटेलिजेंस को जो है काम करता है। इटली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। नया जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का अभी जनवरी में,
इंडिया ने डाला है इसमें, आईएसए ने डाला है, तो उसके अंतर्गत अब इटली भी जुड़ चुका है। ठीक, और ये फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया आपका विंसेंजो डे लुका के साथ में साइन हुआ है। ये लुका जो है काफ़ी लुका गिरी करना छोड़ दिया इसने अब। देखिए इटली का ये मैप हो गया मेडिटेरियन सी, जहाँ से हमारा क्या आता है, पाश्चात्य जो है आपका डिस्टर्बेंस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक, तो ये यहीं से जब पानी गर्म होता है लहरें जो है उठते हुए आती हैं, जो सर्दियों में नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडिया के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी एरिया को जो है बारिश करवाता है, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, वीट वाली। ठीक, तो ये गल्फ ऑफ वेनिस है, एड्रियाटिक सी है, गल्फ ऑफ तरांतो है, आयोनियन सी है, स्टेट ऑफ सिसली है। ठीक, आपका थायरेनियन सी है, लुगेरियन सी है, ये आपका क्या है, सार्डिनिया है, ये इटली का पार्ट है, ध्यान रखना। और ये फ्रांस का पार्ट हो गया, ये आपका स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, आपका स्लोवेनिया, इनसे जो है टच करता है। ठीक है, माल्टा ये रहा, वेलेंसिया इसकी वो है कैपिटल है, सिसली हो गया आपका, रोम यहाँ पर है, वेटिकन सिटी हो गया, वेटिकन सिटी एक खुद भी एक कंट्री है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये अगर पूछ ले तो आपने बड़े बड़े देख लिए और यहाँ वेटिकन सिटी देखा नहीं, वेटिकन सिटी से भी तो कर रहा है ना। ठीक, ये क्या कर रहा है, मतलब टच तो हो रहा है ना उससे, ये चीज़ें ऐसे ही ध्यान रखा करो। ट्यूनीशिया जहाँ से अरब स्प्रिंग चालू हुई थी, याद है, क्वेश्चन में पूछ चुका है, करंट अफेयर का ही था उस समय, तो यूपीएससी ने पूछा था। ठीक, अब ये जो है एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, जो कि प्रतिनिधि होता है किसका, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। ठीक, तो देखिए समझौते के हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त सचिव द्वारा प्राप्त की गई थी, जो आईएसए फ्रेमवर्क समझौते की जो मतलब उसको देखते हैं उसके अंतर्गत। ठीक, फाइल किसकी आई क्या नहीं आई। आईएसए फ्रेमवर्क अभी 8 जनवरी 2021 को नया लाया गया है। पहले ये बोला जाता था कि जो विषुवत रेखा है, ट्रॉपी ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में या इसके आसपास जो कंट्रियां उन्हीं को रखा जाएगा, जिनको बोलते थे सनशाइन कंट्रीज। लेकिन अब नए फ्रेमवर्क में बोला गया है जितनी भी यूएन के मेंबर्स हैं सबको ज्वाइन कर लिए, न्योता है, आओ ज्वाइन करो आओ। ठीक, तो ये मेंबर ऑफ ऐसे इज ओपन टू ऑल मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस के हैं। और पार्शियली पहले क्या था, पार्शियली जो भी उष्ण कटिबंधीय एरिया में जो थे ट्रॉपिक्स के, उन्हीं को रखा जाता था। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया, मोदी जी इंडिया और फ्रांस के बीच ने मिलकर 2015 में जब COP21 हो रहा था, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब किया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अजय माथुर अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है अच्छे से कार्यान्वित करना चाहता है, किसके थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू। अभी इसमें 121 नेशन हैं और जो है इंडिया के द्वारा चालू किया गया था फ्रेंच के साथ मिलके। और सनशाइन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में उनको जोड़ा जाता है, या तो इंटायरली ट्रॉपिक्स के अंतर्गत हो या फिर जो है अब थोड़ा सा पार्शली हो, सबको जो है न्योता इसमें दिया जाता है। लास्ट ईयर जो है अक्टूबर 14 से 16 में इसका 3rd असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और वर्चुअल मोड में इंडिया और फ्रांस भी इसमें री इलेक्ट हो गए थे, प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट। तो को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस। इंडिया क्या है, अध्यक्ष है। और इसकी कैपिटल, इटली की कैपिटल जो है रोम है। इटली का प्रेसिडेंट जो है सर्जियो मतराला हैं। ठीक है, और हमारा अगला सेक्शन आ गया है कौन बनेगा ISP से। इसमें हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना ये समझते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए ये लोकेटेड है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार में है। बताइए कि सही है कि गलत है। अगला स्टेटमेंट है जो नदन एज है रिजर्व का, वो इंडो नेपाल बॉर्डर जुड़ता है। जो दक्षिण जो बाउंड्री है वो शारदा और खाकरा रिवर हैं दो, उनके साथ जुड़ता है। ठीक, और रिसेंटली एक जो है करकास पीलीभीत बाघ आरक्षित क्षेत्र में 5 वर्षीय बाघिन का शव मिला था। तो ये करंट अफेयर में था। देखिए बिहार में नहीं, ये आपका जो है यूपी में वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है और पहला आपने यहाँ क्या पूछा गया, सही कथन पूछा गया है। तो पहला जिसमें वो काट दो तो बचा सी ऑप्शन। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम आंसर्स को निकाल सकते हैं अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है पक्के से। इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2014 में उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत शाहजहाँपुर के पास में है। लखीमपुर में क्या है आपका, लखीमपुर में है दुधवा नेशनल पार्क, और वहीं पर ही जो है किशनपुर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, अमनगढ़ भी एक आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और आपका इसको जो है 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुनिया में जो है सब इंटरनेशनल अवार्ड मिला था
की टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसको डबल कर दिया उन्होंने पिछले 4 सालों में। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है अभी लोकसभा ने पास किया गया, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, सही आपको बताना है। रिसेंटली लोकसभा ने एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक को जो है पास कर दिया। इसके थ्रू क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया जो है, आपकी संचित निधि जो है भारत की, उससे पैसे आप निकालते हो बाहर। ठीक, निकालते हो और उसका फिर यूज़ करते हो। वहीं अच्छा चलो बता देता हूँ फिर इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा जो कन्फ्यूज़न ज़्यादातर लोगों को रहता है वो आज दूर करूँगा यहाँ पर। ठीक, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं वो भी इसको गलत ही पढ़ाते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये एक तरीके का धन विधेयक है, मनी बिल है, और इससे गवर्नमेंट जो है पैसा निकालती है संचित निधि जो भारत की उससे, और ताकि वो खर्चे चला सकें एक वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट वाला भी। अब अगर आपको ये पता है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है तो देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट किस में है, तो पहला बी और डी में है, सी नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल स्पेसिफाइज द क्वांटम एंड पर्पस ऑफ विड्रॉइंग मनी, ये बताता है कितना पैसा खर्चा करना है और कहाँ खर्चा करना है। तो ये भी जो है एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक में बताया जाता है, तो ये भी सही है। तो अगर आपको पता लगा कि तीसरा सही है तो यार अब क्योंकि पहला वाला नहीं है तो अब बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो अगर आपने ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तीसरा सही है। तो जो पहली रीडिंग में आपको अगर जैसे ये फंस रहा है, आपको दो इन दोनों में से पता है कि आपको एक होगा, तो आप इसको छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन कर लो। फिर जब वापस सेकंड रीडिंग करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना जरूर करना। ठीक, जरूर करना। और इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है और इसलिए जो है डी आंसर इसका हो जाएगा। देखो दो तरीके के बिल होते हैं इसमें, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल जिससे कि संचित निधि से पैसा बाहर निकाला जाता है, और दूसरा होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल भी जो वित्तीय बिल है ये भी एक मनी बिल ही होता है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मनी बिल ही है। और इसमें क्या होता है कि इससे हम रेवेन्यू कलेक्ट किस तरीके से करेंगे, कितना करेंगे, ये बताया जाता है। और ये जब मैं फाइनेंस बिल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, वित्तीय बिल की बात हो रही है, वित्तीय बिल की बात नहीं हो रही है। ठीक, वो वाला कहाँ पे आता है? वो वाला 117 में आता है। यहाँ पे बजट के परिप्रेक्ष्य में फाइनेंस बिल जो है वो एक मनी विधेयक है। ठीक, जिसके अंतर्गत रेवेन्यू कितना और कैसे कलेक्ट किया जाएगा बताया जाता है। और विनियोग जो विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है, इससे मनी निकाल के संचित निधि से कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा ये बताया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो 117 में जो वो है फाइनेंशियल बिल, यार वो दूसरी चीज़ है। ठीक, ये जो फाइनेंस बिल बजट में आता है ये भी एक मनी ही बिल है, ध्यान रखना। आप लोग के लिए आज ये टॉपिक है कि आप लोग को जो मैंने बताया है इसको जो है नोट बनाने हैं। मैंने पहले बताया भी पेड ग्रुप में, फिर से जिन लोगों ने बताया हुआ है वो रिवाइज कर लें, बाकी लोग जो है इस पर नोट बनाएं। हमारा जो फ्री चैनल है IAS यूपीएससी 2019 टेलीग्राम का, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आके लिख सकते हैं। फाइनेंस बिल जो है ये प्रोविज़न होता है किस तरीके से जो है एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसकी भरपाई करनी है, अप्रोप्रिएशन कितना बिल कितना और कहाँ पे यूज़ करना है पैसे को निकाल के, वो बताया जाता है। अभी ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने जिलेटिन का यूज़ किया। जिलेटिन क्या होता है भैया? टाइम कम है और कई सारे जो है मुद्दे बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए, तो जिलेटिन लगाया जाता है और सबको एक साथ जोड़ के जितने मुद्दे बचे थे वो कहते हैं भैया इस पर हाँ या ना बोलो, इसको पास किया जाए। ठीक, तो एक तरीके का ये विधायी मैकेनिज्म है जो अप्रूव करता है, फास्ट ट्रैक करता है पासेज ऑफ आउटस्टैंडिंग, मतलब जो बचे हुए हैं, ठीक, उनको जो है एक साथ डिमांड ऑफ ग्रांट जो भी बचे हुए हैं उनको एक साथ विदाउट डिस्कशन खत्म करता है। ठीक, जैसा बताया गया अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जिलेटिन के माध्यम से पारित किया गया। ये बिना चर्चा के अनुदान की बकाया मांगों के पारित होने की फास्ट ट्रैकिंग को मंजूरी देने के लिए एक विधायी तंत्र होता है। 114 जो आपका आर्टिकल है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये कहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का जो 114 आर्टिकल है ये बोलता है कि भैया तुम भारत की संचित निधि से जो भी पैसा निकालोगे तो सरकार, देखो पूरा ये है पार्लियामेंट, उसके अंदर सरकार तो इतनी सी है ना जिसको मंत्रिपरिषद हम बोलते हैं। तो ये है कि ये मंत्रिपरिषद इसमें बिल बजट ये सब लाता तो है आपका प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन आपको जो भारत की संचित निधि है उससे पैसा निकालने के लिए सरकार अकेले ही वो नहीं है, उसको वोटिंग करानी पड़ेगी, पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। तो एक तरीके से क्या है कि पार्लियामेंट का ये फाइनेंशियल कंट्रोल है सरकार के खर्च करने पे या फिर खर्च को वापस लाने के लिए रेवेन्यू का फाइनेंस बिल के लिए। ठीक, तो ये बात समझ में आई। और चलिए ये यहीं पे आज हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो यूपीएससी और ईपीएफओ का पेड ग्रुप डायरेक्टली
ज्वाइन करना चाहते हो, A1 स्टॉप डेस्टिनेशन चाहते हो जिसमें आपको पूरा टेस्ट सीरीज, पूरी स्टडी मटेरियल और पूरा जो है 1-to-1 डिस्कशन कराया जाए, तो आप लोग के लिए यहीं सिर्फ 2 नंबर हैं 85648805309696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए कल से फिर आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। 6 बजे सुबह याद रखना, चाय के साथ बैठो आराम से, ठीक, और ये आधे घंटे में ख़त्म करो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।